चलो ये देखो, ये जो पहले वाली लिस्ट थी ये अपडेट हो चुकी है कि अब इसमें आपको इतनी सारी चीजें सेट थ्योरी में पढ़ने को मिलेंगी। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सेट बिल्डर फॉर्म तक। कहाँ तक पढ़ लिया था? सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म तक। आज जो है वो विजुअल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो विजुअल फॉर्म एक बहुत छोटी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट को इस तरीके से जैसे इसमें सीक्वेंस में दिया है वैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए शुरू करें। तो आज जो पहले ये विजुअल फॉर्म में बता के जाऊंगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट देख रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट। अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करता हूं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर फाइनाइट सेट क्या होता है ना। ध्यान देखना, तो फाइनाइट सेट क्या होता है मेरे दोस्त, सब लोग ध्यान से देखो। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन। इफ अ सेट हैव finite number of elements, finite number of elements is called finite set। कहने का मतलब ये है मेरे, और अभी मैं इसको और थोड़ा सा डीप आपको समझाऊंगा, बताऊंगा एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजें जिसका आपको इंतजार है, ठीक। कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट, जिसके तत्व, जिसके मेंबर फाइनाइट नंबर में हो। फाइनाइट नंबर से यहां पे मतलब समझते हैं क्या है? इस फाइनाइट नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट करना और देखना, इस फाइनाइट नंबर का मतलब है काउंटेबल है। एक सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि काउंटेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए, ठीक। या दूसरी भाषा में काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके। दूसरा पॉइंट इसका ये है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर। अब इस चीज का मतलब क्या है ये आपको समझाते हैं। लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको आप गिन तो सकते हो, लेकिन उनकी गिनती एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होनी चाहिए। जो लिस्ट होगी वो किसके रूप में होगी? प्राकृतिक संख्या के रूप में होगी, नेचुरल नंबर के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? नेचुरल नंबर। इसका साफ मतलब क्या है कि उसमें जीरो शामिल नहीं होगा, उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो ऑन डैश 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 अप टू कहीं तक, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज, ये सब तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है? सबसे पहली बात, तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टर्मिनेटेड बाय नेचुरल नंबर, ये खत्म होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट सेट ही नहीं है तो फाइनाइट सेट है ना। टर्मिनेटेड बाय नेचुरल नंबर्स, टर्मिनेटेड बाय नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा ही इनका अंत होगा। जो गिनती नेचुरल नंबर के रूप में आगे चल रही है उसका अंत भी किसके द्वारा होगा? प्राकृतिक संख्या के ही द्वारा होगा। अगर इस बात का मतलब आप तीसरी बात का नहीं समझ पाए तो मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से, बेहतरीन एग्जाम्पल से। आप समझना, देखना और फिर देखना। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 में लेता हूं। मैंने कहा कोई एक सेट है, वो सेट किसका है? मैंने कहा नंबर ऑफ सोल्जर्स या नंबर ऑफ हाउ मेनी सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। तो इसका एक सेट लिया मैंने कि नंबर ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में सिपाहियों की संख्या, सैनिकों की संख्या इन इंडियन आर्मी में सिपाहियों की संख्या। अब इंडियन आर्मी में जितने भी सिपाही होंगे, जितनी भी उनकी संख्या होगी, वो एक काउंटेबल नंबर होगा या नहीं होगा? आपने काउंटेबल नाउन पढ़ा है ना, वो एक काउंटेबल नंबर होगा, मतलब उनको आप गिन सकते हो। अब अगर गिन सकते हो तो वो किसके द्वारा लिस्ट किए जाएंगे? प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा ही लिस्ट किए जाएंगे कि 13 लाख हैं, 14 लाख हैं, 15 लाख हैं, 16 लाख हैं, 17 लाख हैं, ठीक।
अच्छा, उसके बाद कह रहा था टर्मिनेटेड बाय नेचुरल नंबर, यानी कि उनकी संख्या की जब गिनती खत्म हो रही होगी जिससे, वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए नंबर ऑफ सोल्जर इन इंडियन आर्मी 1 से शुरू हुए और ये पहुंचे 17 लाख तक। कहां तक पहुंचे? 17 लाख तक। ठीक, कहां तक पहुंचे? 17 लाख तक। तो मैंने ये कहा कि अगर ये 1 से शुरू हुए और 17 लाख तक जो गिनती लिखी है अपनी, ये गिनती एक नेचुरल नंबर के रूप में है, एक प्राकृतिक संख्या के रूप में। आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर के द्वारा लिस्ट किए जाएंगे, इसके अलावा लिस्ट नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात, ये जो लिखी थी टर्मिनेटेड बाय नेचुरल नंबर, जब इनकी गिनती खत्म हुई इस जाकर 17 लाख पर, तो जो 17 लाख है ना, ये भी तो एक प्राकृतिक संख्या ही है मेरे दोस्त। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो आप समझ पाए ना, इन तीनों का मतलब काउंटेबल, मतलब गिना जा सके। सिंपल भाषा में आप ये समझो कि जिसको गिना जा सके। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, कि एक सेट है जिसमें लिखा है नंबर ऑफ अल्फाबेट इन सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट्स की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन अल्फाबेट सीरीज। तो आप ये भी बता दोगे इन अल्फाबेट सीरीज, इन सीरीज, तो आप ये बता दोगे ना कि इनकी संख्या सर 26 होती है। कितनी होती है? 26। 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में। तो आपने कहा कि सर ये भी एक सेट जो दिया है, ये भी एक काउंटेबल सेट है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी अल्फाबेट हैं वो काउंटेबल हैं? आपने कहा हाँ है। क्यों? क्योंकि 26 पे उनकी संख्या रुक गई। अब ये जो 26 है, ये लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, ये एक प्राकृतिक संख्या है? आपने कहा हाँ है। जब इनकी गिनती आपने 1 से शुरू करी और 26 तक ये गिनती गई, तो जो 26 पर खत्म हुई वो 26 भी तो नेचुरल नंबर है? आपने कहा बिल्कुल सही बात है, 26 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो क्या मेरी इतनी बात समझ में आई फाइनाइट सेट के लिए आपको? बोले हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पीछे मैं आपको बता के आया हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और बातें होती हैं जिसको मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। जैसे इसमें एक पॉइंट आता है कार्डिनल नंबर्स का। क्या पॉइंट आता है? कार्डिनल नंबर का। तो देखना जरा, इस पॉइंट को आप चाहो तो लिख लेगा, बाकी अगर दिमाग में लिखो या नोटबुक पे लिखो, बात एक ही है, रिजल्ट दोनों से एक ही आएगा, आपको समझना है। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है समझिएगा ध्यान से, बहुत प्यारी बात है और आपको समझना होगा। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स वो संख्या होती है जो कि लिखे हुए एलिमेंट की होती है। तो आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। किसी भी सेट में दिए हुए एलिमेंट्स की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट या मेंबर, जो भी आप कहना चाहो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब इसके एग्जांपल में देखना जरा, मैं आपको बता रहा हूं। वैसे मैंने कहा एक सेट है मेरे पास n, एक सेट है A, और मैंने कहा इस सेट में मेरे पास कुछ तत्व हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से सर? A है, E है, I है, O है और U है। ये 5 एलिमेंट हैं इस सेट में। ठीक, इस सेट में 5 एलिमेंट हैं। तो अब आपने गिन तो लिया कि इस सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब सेट A के कार्डिनल नंबर्स कितने होंगे? सेट A के कार्डिनल नंबर होंगे 5। ठीक, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो जरा देखो भाई। किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को दर्शाने के लिए आप छोटे n का इस्तेमाल करते हो, स्मॉल n का। और क्योंकि आपको यह दिखाना है कि उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो उस सेट को भी लेना जरूरी होता है, तो इसलिए हम इसके साथ A भी लेते हैं। A का मतलब वो सेट लिया है। तो नंबर ऑफ कार्डिनल्स या कार्डिनल नंबर सेट A के कितने हैं? आपने कहा सर 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। इसको इस तरीके के साथ 0 ऑफ A भी कहते हैं, इसको ऐसे भी दर्शाते हैं कार्डिनल नंबर को, और इसके साथ इसको ऐसे भी दर्शाते हैं। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है।
तो ये तीनों कार्डिनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन है और आंसर सबका एक ही है कि सर ये भी 5 हैं और ये भी 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट नहीं। एक चीज और देख लो, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये बात मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है क्या? सपोज करिए मेरे पास दो डिफरेंट सेट है, एक x है एक y है। x के एलिमेंट जो है, x के एलिमेंट मैंने लिख लिए हैं 1 2 और y के एलिमेंट मैंने लिखे 3 4। तो आपने देखा कि ये दोनों ही सेट डिफरेंट हैं, एक 1 2 का सेट है, एक 3 4 का सेट है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसके कार्डिनल नंबर कितने होंगे तो आप कहोगे सर n ऑफ x जो है वो 2 होगा। कितना होगा? 2। और अगर मैं ये पूछता कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर जो है वो y के कितने होंगे तो आप कहते हैं सर n ऑफ y इज ऑल्सो 2। तो सर इससे आप बताना क्या चाह रहे हैं? ये तो मुझे समझ में आ गया, ये तो अभी आपने बताया। मैं इससे आपको ये बताना चाह रहा था कि किसी भी दो डिफरेंट के या दो से ज्यादा सेट, ठीक, तो 2 या 2 से ज्यादा सेट के जो कार्डिनल नंबर हैं उनके तत्वों की संख्या जो है वो सेम हो सकती है। हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट सेम हो सकती है, ठीक। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर n ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ y। किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा सेट की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो सकती है। इतनी सी बात के लिए मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है अभी फिलहाल कि ये फाइनाइट सेट का जो पूरा ब्यौरा है बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। यस, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बढ़े? बोले हाँ सर। चलो, उसके बाद अगला पार्ट है इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए, जैसे अभी आपने ये पढ़ा कि फाइनाइट सेट क्या था, आपने कहा था फाइनाइट सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम क्या कर सकते थे? गिन सकते थे, उनकी संख्या पता कर सकते थे, है ना। लेकिन अब क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट में संख्या पता नहीं हो पाएगी। तो आप क्या लिखोगे इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन? अगर आप ही को लिखनी होती इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन तो आप क्या लिखते हैं? डेफिनेशन क्या लिखते हैं? कि कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, लिख देते हैं, हिंदी में आप भी लिख लीजिएगा कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की संख्या जिसके एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब यहां पर मैं एक चीज पर जोर देना चाहता हूं, प्रेशर से थोड़ा उसको एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जैसे यहां पे वर्ड आ गया फाइनाइट नहीं है। इस फाइनाइट नहीं का मतलब क्या है? इस फाइनाइट नहीं का मतलब है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिसे काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि जिसे काउंट ना कर सके, ठीक, जिसे काउंट ना कर सके वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा फाइनाइट नहीं या फिर इनफाइनाइट। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको हम देखें, समझें और जानें, तो एग्जाम्पल देखिए इसका। मैंने कहा एग्जाम्पल, बरसात का मौसम चल रहा है, मैंने कहा नंबर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश के बूंदों की संख्या।
तो बारिश के बूंदों की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो अगर बारिश के बूंदों की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते तो जो इसका कलेक्शन होगा वो कलेक्शन किस कैटेगरी में जाएगा? इनफाइनाइट सेट की। किस कैटेगरी में जाएगा? इनफाइनाइट्स की। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल नंबर 2 आपको बताना है। तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए, जैसे मैंने कहा एक सेट ले लेता हूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सिर्फ इतना कहा। क्या कहा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो आपने कहा सर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। हमने कहा हाँ। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत कहां से हुई? बोले सर 1 से। और क्या इस सेट में आपको कहीं भी यह बताया गया कि इसको कहां पर टर्मिनेट करना है, कहां पर रोकना है? बोले सर नहीं बताया गया। तो अब आप 1 से शुरू करने बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गिनते जा रहे हो। गिनते गिनते आपकी उम्र निकल गई इंडिया का एग्जाम देने की, और उसके बाद धीरे धीरे आप और भी एग्जाम, क्योंकि अभी आप गिन रहे हो, है ना भाई, इनफाइनाइट सेट है, आप गिन रहे हो तो गलती किसकी होगी? आपकी। आप अभी भी गिन रहे हो, आप धीरे से बड़े हो गए। आप अभी भी गिन रहे हो, आपकी शादी हो गई। आप अभी भी गिन रहे हो, आपके 2 बच्चे हो गए। फिर आपको ये समझ में आया कि ये 2 जो है वो काउंटेबल है, और जो हम आज तक गिनते चले आ रहे हैं वो तो अनकाउंटेबल था, वो तो इनफाइनाइट सेट था। समझे क्या है इनफाइनाइट सेट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल नंबर 3 आपके लिए मैं यहां पर लिखता हूं। एग्जांपल नंबर 3 मैंने ये कहा कि x इज सच दैट, कि x इस प्रकार है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, जबकि ये भी बताया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जो है वो एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। तो बोले सर ये कैसे होगा? ये आपने कैसे लिख दिया कि ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है? देखो कैसे लिख दिया। इस क्वेश्चन का, इस एग्जांपल का मतलब ये है कि x को आपको इस प्रकार लिखना है कि वो 0 से तो बड़ी रहे लेकिन 1 से छोटी रहे। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? आपने कहा सर लिख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 0 से बड़ी 1 से छोटी 0.5 ही तो है। तो मैंने कहा अब रुको थोड़ा देखो। मैं कहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि 0 से बड़ी संख्या ये हो सकती है, आप कहोगे हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ 0 से बड़ी संख्या ये हो सकती है? आपने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ 0 से बड़ी संख्या क्या ये हो सकती है? आपने कहा ये भी हो सकती है। मैंने कहा ये बताओ 0 से बड़ी संख्या क्या ये हो सकती है? आपने कहा हो सकती है। मैंने कहा 0 से बड़ी संख्या ये हो सकती है? आपने कहा हो सकती है। मैंने कहा ये हो सकती है? आपने कहा हो सकती है। मैंने कहा ये हो सकती है? आपने कहा हो सकती है। ऐसे ही हर बार हम कैसे कहते जाएंगे हो सकती है, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में। और ये सब क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये काल्पनिक नहीं है, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है मेरे दोस्त, ये भी किस कैटेगरी में आएगा? इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। किस सेट में आएगा? इनफाइनाइट सेट। अब एक एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको और लेकर समझाऊं, अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मैं कह देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, देख लो। एग्जाम्पल जितना पढ़ोगे ना आपको उतना ही चीजों में क्लैरिटी मिलती जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लिया। मैं आपसे कहता हूं बताना, आप बताना, ठीक है? वीडियो को रोकना और आप बताना। मैंने कहा नंबर्स ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, एक बिंदु से खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या के लिए। मैंने कहा नंबर्स ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, एक बिंदु से खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या के लिए आपसे कहा। तो आपने कहा अच्छा सर एक बिंदु से एक ही रेखा तो खींच सकते हैं। मैंने ओ हो हमारे गणितज्ञ, एक बिंदु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितनी खींच सकते हो ऐसे? बोले सर बहुत सारे खींच सकते हैं। मैंने कहा कितनी? आपने कहा बहुत सारी। अरे मैंने कहा तब भी कितनी? तो आप बोले सर गिन नहीं सकते। यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि अगर जब गिन नहीं सकते हो तो वो
काउंट नहीं करने वाली सीरीज होगी और काउंट नहीं करने वाली सीरीज होगी तो आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे? बोले सर इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में। मैंने कहा गुड, यही तो मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, तो उम्मीद की आपको ये इनफाइनाइट सेट का जो पूरा प्रोसेस है ये भी समझ में आया। क्लियर है? यस और नो? बोले सर यस है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई जिसको हम सही कर देते हैं। नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। यार ये बोर्ड में कुछ फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। चलो अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक तो बड़ी चलो आओ। अब देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आपको जानते हैं क्या करना है? इस एग्जाम्पल में आपको ये निकालना है कि विच वन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। विच वन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये आपको बताना है। अगली स्लाइड देखें जरा, और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, ठीक है। आपको इसी में बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है और कौन सा इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। यहाँ बिलोंग का साइन आएगा। ठीक है, चलो देखो, कोशिश करो जरा, कौन सा सेट फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है और कौन सा इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। अब जानते हो इसको आप कैसे करोगे? बोले सर कैसे? आप कुछ बताने जा रहे हैं लग रहा है। मैंने कहा हाँ, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जब भी देख रहे होगे क्लास को तो आप वीडियो को रोकना है, क्लास को रोक देना। ठीक है, उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का जो मैंने बताया है उसको एक बार पीछे जाके देखना, पढ़ना एक बार फिर से। उसके बाद फिर इस स्लाइड में आना और फिर इसको करना। तो जो क्लैरिटी है ना वो ट्वाइस ऑफ टाइम बढ़ जाएगी, ट्वाइस बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यही फर्क होता है, यही तरीके होते हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं कि पढ़ा। देखो पढ़ते तो सब हैं, लेकिन आपने सोचा है कि अगर पढ़ते सब हैं तो फिर कुछ ही क्यों सिलेक्ट होते हैं? कारण यही होता है कि पढ़ते तो सब हैं लेकिन पढ़ने का तरीका जानना भी बहुत जरूरी है। कि आपने एक चीज पढ़ी, फिर उसके एग्जाम्पल लगाइए, फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, तो जो चीज आपने पढ़ रखी है ना अभी हाल में, जिसके एग्जाम्पल आप इस वक्त कर रहे हो, उसकी क्लैरिटी इतनी सॉलिड होती है कि मजा ही आ जाती है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं फाइनाइट या इनफाइनाइट। कह रहा है एक्स, सबसे पहले यहां पर सब जगह जेड लिखा हुआ है। जेड का मतलब मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, बताओ। जेड का मतलब होता है मेरे दोस्त इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। और इंटीजर का मतलब होता है भाई पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। बताया था आपने? कहा हाँ सर बताया था। और अगर इसी की जगह जेड प्लस लिखा होता कुछ इस तरीके से, तो उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब होता पॉजिटिव इंटीजर। क्या मतलब होता? पॉजिटिव इंटीजर। ये बात मैंने आपको कल बता रखी थी। क्या होता? पॉजिटिव इंटीजर। जिसमें जिसमें प्लस है वो सिर्फ और सिर्फ किसको शो करेगा? पॉजिटिव को। तो यहां पर जितने भी जेड दे रखे हैं, मैंने कल भी कहा था कि अगर आप इसको करोगे तो जो सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक? तो जो क्योंकि मैंने बता रखा है तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसको दोबारा से पढ़ लोगे। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको पता है कि जेड इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं कि नहीं? बोलो। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ जेड है तो मैं जेड की बात करूंगा। अब पहला सेट क्या है जरा देखो। कह रहा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स जो है वो एक पूर्णांक है, ये देखो लिखा है। और कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो x के दो वैल्यू आएंगे, x की दो वैल्यू आएंगे। और एक चीज कंफर्म है, यहां पे ये बताया कि आप पूर्णांक हैं। अब आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। ये आपको पता चल गया कि x के जो वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू आएंगी, और जो दो वैल्यू आएंगी उसे आप आसानी से काउंट कर सकते हो ना।
वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आएंगे, दो एक पूरा करके दिखा देते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर, इसको लिख लिया माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ठीक है। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 आ जाएगा, इसको मैं रफ भी कर दूंगा, यहां से -2 कॉमन ले लिया, फिर x माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक आपके पास फैक्टर x माइनस 3 आ गया और एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, दोनों बराबर 0 के हैं, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 3 और एक 2, वो भी पॉजिटिव में आ गई, दो वैल्यू। और इन दोनों को आप काउंट कर सकते हो, और अगर काउंट कर सकते हो तो इसका मतलब ये जो होगा पहला वाला, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, फाइनाइट सेट। क्लियर है, बोलो ठीक है, ठीक है ना। तो जो पहला आ गया वो फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा कह रहा था x इज सच दैट x बिलोंग टू z। यहां पे भी x पूर्णांक को ही निर्धारित कर रहा है। x किसको निर्धारित कर रहा है, एक पूर्णांक को, और कह रहा है x स्क्वायर इज इवन। x स्क्वायर जो है ना वो इवन होना चाहिए। तो x स्क्वायर इवन किस कंडीशन में आ सकता है, बोले सर x स्क्वायर किस कंडीशन में इवन हो सकता है। मैंने कहा जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्त, मैं तुमसे कहता हूं कि आपके पास दो विषम संख्याएं हैं। मैंने कहा एक 1 है और दूसरी भी 1 है। बहुत ध्यान से देखना, एक 1 है और दूसरी भी 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 स्क्वायर होगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा 1 स्क्वायर का वो भी 1 ही आएगा। बोले ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा चलो, मैंने कहा एक आपके पास नंबर 3 है, दूसरा भी 3 है, मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब हुआ कि 3 स्क्वायर बराबर आपके पास 9 आया। आप इससे क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हो, आप ये रिजल्ट निकालोगे कि अगर किसी भी ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको एक ऑड नंबर ही मिल रहा है। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा, और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ये बात पक्की होती है। यानी सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही मिलेगी। अच्छा, आपसे यहां क्या कह रहा था, आपसे यहां ये कह रहा था कि एक्स स्क्वायर जो इवन है, इसका मतलब एक्स भी क्या होगा, एक्स भी संख्या जो होगी वो एक इवन नंबर ही होगा, एक इवन नंबर ही होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा, एक सम संख्या ही होगी। और अगर x एक रियल नंबर है, सॉरी x एक पूर्णांक है, तो कितने आपको इवन नंबर मिल सकते हैं। आपने कहा सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर उसके बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24। क्या ये संख्या कभी इस प्रकार से अगर आप लिखते जाओगे तो क्या ये कभी रुकने वाली है, क्या कभी ये रुकेगी। ऐसे ही सीरीज आप लगातार लिखते चले जाओगे। 24 के बाद 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 लगातार लिखते चले जाओगे। ये कहीं रुकेगी नहीं, ये कहीं टर्मिनेट नहीं होगी, ये कहीं स्टॉप नहीं होगी जब तक कि कहा ना जाए। और अगर स्टॉप नहीं होगी तो इसका मतलब ये लगातार लिखते जाओगे तो इसकी संख्याएं जो हैं इवन वाली वो आप काउंट नहीं कर पाओगे। और काउंट नहीं कर पाओगे तो ये इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर, बोले हाँ सर। समझ में आया, बोले यस सर। अब आते हैं हम इनफाइनाइट, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान से देखो, कहता है x सच दैट कि x बिलोंग करता है एक पूर्णांक को z को, और कह रहा है कि x जो है, x का जो वर्ग है वो 36 है। तो मेरे दोस्त x स्क्वायर अगर 36 है तो जरूरी है कि इसका मतलब x गुणे x लिखा होगा, तभी आप ये 36 ला पाए। और कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई जब उसी में आप करते हो तो 36 आता है। तो आप कहोगे सर या तो हमारे पास +6 हो तो आ जाएगा 36, या सर -6 का मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा। तो चाहे आप प्लस वाली वैल्यू लो, चाहे आप माइनस वाली वैल्यू लो, x के वैल्यू दो आएंगी, एक आएगी +6 और एक आएगी -6। यानी यहां पर आप काउंट कर सकते हो, और काउंट कर सकते हो तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। ठीक, बोले हाँ सर। आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आइए। x such that x belong to integer
और x इज ग्रेटर देन -10। अब समझना जरा, अगर x इंटीजर को बिलोंग करता है और ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब ये है x अगर ग्रेटर है -10 से, तो -10 से जो बड़ी संख्याएं होंगी वही सारी x की वैल्यू होंगी। तो -10 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? आप कहोगे सर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन डैश। ये रुक नहीं रही कहीं, ये ऐसे ही आगे चलती चली जाएगी जब तक कि आप ऐसा कुछ कंडीशन ना लगाओ कि ये रुके। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये कहा है ना x इज ग्रेटर देन टू -1, तो x अगर -1 से ग्रेटर है तो कुछ भी हो सकता है ना, और कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यूज होंगी वो आप काउंट नहीं कर पाओगे, और काउंट नहीं कर पाओगे तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट सेट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट क्या हो जाएगा? वो है ही, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर, आओ, ये आता है अगला सेट। देखिए जरा, अगला सेट आपसे ये कह रहा है भैया कि एम्प्टी सेट है। क्या है एम्प्टी सेट? बहुत ध्यान से समझना, इसको मैं आपको ऐसे भी बताता हूं कि ये वो सेट है जो कॉलेज में तो है, या ऐसे कह सकते हो ये वो सेट है जिसके पास गृहस्थ आश्रम तो है लेकिन अभी इसकी शादी नहीं की है, ये खाली है। मतलब a set having no element, एक ऐसा सेट जिसपे कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाता है? वो ये कहलाता है कि वो एम्प्टी सेट है, खाली है, अकेला है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ये अकेला सेट है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा सर, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसे लिखेंगे कैसे? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसी सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, या इसी को नल सेट भी कहा जाता है। नल, ये हैंडपंप वाला नल नहीं समझ लेना, NULL नल, नल सेट भी कहते हैं, या इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड सेट। वॉइड का मतलब होता है नेग्लेक्ट करने वाला। इसी को नल सेट भी कहा जाता है या फिर वॉइड सेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा सेट होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक, दूसरी बात जरा गौर करने वाली क्या, अगर सर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो इसको लिखते कैसे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको? एम्प्टी सेट को, यानी कि खाली वाले सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, जरा देखना ध्यान से। एक बात और समझो, अगर आपसे ये कहता है, ध्यान से देखना, मजा आने वाली है, मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि अगर ये कहा गया आपसे थोड़ी देर के लिए कि एक सेट है आपके पास A, और ये कहा गया कि A इज एम्प्टी सेट, A इज एम्प्टी सेट। A जो है एक एम्प्टी सेट है, एक खाली सेट है, और उसके बाद आपसे ये कह देता है कि X जो कोई एलिमेंट होगा, क्योंकि स्मॉल में लिखा है, स्मॉल में लिखे एलिमेंट होंगे, ठीक है, कैपिटल में जो लिखा होगा वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहा गया कि X इज रिप्रेजेंटेड बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A। तो आपको अगर ये पता है, ये आप जान रहे हो कि कैपिटल A जो है वो एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो
तो ये जो बात कही गई कि x जो है a को बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल असत्य होगी, ये कंप्लीटली फॉल्स होगी। तो आप भी कहोगे नहीं, ये बात सत्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। सत्य बात क्या होगी? वो होगी कि x डज नॉट बिलोंग टू a, x a को बिलोंग कर ही नहीं सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता? ये बात गलत होगी और ये सही होगी कब? जब कंडीशन आपके पास होगी, जब कंडीशन ये दी होगी। भैया अगर a एम्प्टी सेट है, फिर से समझो, अगर a एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो हाउ डेयर यू, तो आपने ये कैसे कहा कि x a को बिलोंग करता है? ये बात बिल्कुल असत्य थी। सत्य बात क्या होगी? x a को बिलोंग नहीं करता है। ठीक, बात समझ में आई? बोले हाँ सर। अब कुछ एग्जांपल लें समझने के लिए, ताकि एग्जाम्पल से जो चीजें समझ में आती है वो दुनिया में सबसे अच्छी चीजें होती है जो एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आती है। ठीक है भाई, बोलो, बोलते हैं। चलो, अब जैसे मैंने तुमसे कहा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं तुमसे ये कहता हूं एग्जाम्पल पहले के रूप में, मैंने ये कहा सिंपल सी बात कि x इज सच दैट, कि x इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू, x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को, और ये कह दें कि x स्क्वायर का मान -4 है, ये आपको दिया है, तो आपको ये पहचानना है सिर्फ कि ये एक एम्प्टी सेट है। अरे सर ये एम्प्टी सेट है, ये कैसी बात आपने कह दी? भैया, बाबू, पुच्चू, मुन्ना, अगर x जो है रियल नंबर है, अगर x वास्तविक संख्या है, और अगर आप यहां से x का मान निकालो तो मेरे ख्याल से यहां पर x का मान ये आएगा, और रूट के अंदर लिखी भी कोई भी नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर लिखी कोई भी ऋणात्मक संख्या कभी भी वास्तविक संख्या होती ही नहीं है। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे, कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये काल्पनिक संख्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर ये बता रहा है और ये कह रहा है रियल नंबर है, तो दोनों बातें एक दूसरे को क्या नहीं कर रही हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रही हैं। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये कैसा सेट है, तो आप कहते हैं भैया ये एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को इसके साथ साथ आप इस केवल 5 से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, 5 लिखा होगा तो मतलब होगा एम्प्टी सेट। ठीक, क्या मतलब होगा? एम्प्टी सेट। बोलो क्लियर है इतनी बात? देखो तो जरा, देखो तो जरा। बोले हाँ सर। अच्छा, अब जरा मैं तुमसे पूछूं एक चीज। बोले हाँ सर। अब तुम बताना जरा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रोकना और फिर नहीं बताना। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहूं कि x जो है वो 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। क्या ये बात आपको एम्प्टी सेट में संतुष्ट होती दिखाई दे रही है? क्या ये बात एम्प्टी सेट के लिए सही है? अगर है तो बताइए, और अगर नहीं है तो भी बताइए, कमेंट जरूर करना है भैया आपको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन किन्हीं दो नेचुरल नंबर के बीच की संख्या कभी नेचुरल नंबर नहीं होती है, वो क्या होगी? रियल नंबर होगी। क्या होगी? रियल नंबर। तो ये तो नेचुरल नंबर कह रहा था, और ये बात नेचुरल नंबर के लिए सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब दोनों बातें आपस में सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ये खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा तो मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या लगा? समझ में आया? बोलो, आया? कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। एक एग्जांपल और ले ले क्या? अगर बोलोगे तो लेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं लेंगे। ठीक है, जरा देखना भैया। मैंने बोला एक एग्जांपल तीसरे के लिए, क्या बोला? बोला तो बोला, शो बोला। एग्जांपल नंबर 3 जैसे मैंने कहा भैया x बिलोंग्स टू, बल्कि ऐसे लिखते हैं x सच दैट,
x belong to even prime number, x belongs to even prime number, और यहां पे मैंने कहा कि x is greater than 2। मैंने कहा कि x एक इस तरीके से लिखा गया है कि x संबंधित है, x बिलोंग करता है इवन प्राइम नंबर को। इवन का मतलब सम और प्राइम का मतलब अभाज्य, कि x एक सम अभाज्य संख्या को दर्शाता है। और यहां पे बोल दिया कि x इज ग्रेटर देन 2। तो आपको पता है केवल और केवल 2 यानी कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि इवन भी होती है और प्राइम भी होती है। इसके बाद 2 के बाद जितने भी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, जितने भी प्राइम नंबर मिलते हैं, वो इवन नहीं होते हैं। तो अगर इवन नहीं होते हैं तो ये बात और ये बात एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी और नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया तो एम्प्टी सेट हो गया। क्या बोलते हो, समझ में आया? मस्त, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया चीज है ये, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा। और मेरे दोस्त, आज जानते हो मैं तुमको एक हालांकि सवाल आ गए, ठीक है, सवाल तो करना ही एमपी सेट पर। आज मैं तुमको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं ना, अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम्हारा किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर होगा। और अगर नहीं करते हो तो फिर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएंगी। जीवन में 5 शब्दों से हमेशा दूर रहना। बोले सर 5 शब्दों से? मैंने कहा हाँ, 5 शब्दों से अगर दूर रहोगे अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने विद्यार्थी जीवन में 5 शब्दों से दूर रहना हमेशा। ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? बोले सर 5 शब्द कौन कौन से? मैंने कहा पहला शब्द है बाबू, दूसरा शब्द है सोना, तीसरा शब्द बोला जाता है आजकल हनी। इस साला आज तक हनी शहद सुने थे, एक और शब्द सुनने में आता है, ठीक है? हाँ, बाबू, सोना, हनी। एक शब्द आता था माई लव, और एक शब्द हो जाता मैं उससे प्यार करता हूं या करती हूं। प्यार करना या करना, प्यार। मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, मेरे प्रिय आप सभी लोगों से, अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता को 100% श्योर करना चाहते हैं तो इन 5 शब्दों से दूरी बना के रखना, सिर्फ अपने विद्यार्थी जीवन तक, सिर्फ अपने विद्यार्थी जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, हाँ क्या